इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम 1 मिनट की साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो IFPH द्वारा आयोजित जो आज का हमारा हिंदी वेबिनार का सेशन है, वो है 567 सेशन है हमारा। और आज की हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर रक्षा ठाकर। नमस्कार मैम, आपसे पहले भी मेरी बात हो चुकी है और आपका बहुत बहुत स्वागत है इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी में। और मैम के साथ आज हमारा सेशन है। डॉक्टर रक्षा ठाकर का एक छोटा सा मैं इंट्रो देना चाहूंगी। डॉक्टर रक्षा ठाकर पिछले ऑलमोस्ट 20 ईयर से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही हैं और अपने इनिशिएटिव होम्योपैथी एडवांस लर्निंग द्वारा काफी एजुकेटिव सेशंस भी करती हैं और काफी वेबिनार्स और सेमिनार्स करती हैं। टीजे एजुकेशनल समिति की सदस्य हैं सोसाइटी ठाणे में, और मीना मंगल लाल चैरिटेबल ट्रस्ट से भी जुड़ी हैं। इन्होंने काफी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कई आर्टिकल्स और अपने केसेस प्रेजेंट किए हैं। और काफी जो बड़े होम्योपैथ्स हैं उनके साथ जुड़ी हैं, जैसे डॉक्टर जवाहर शाह मुंबई, डॉक्टर परिनाज हमरान वाला, शेखर अलगाउंडी सर। तो काफी नोन नेम है और बॉम्बे में काफी एक्टिव प्रैक्टिस कर रही हैं। तो डॉक्टर रक्षा का जो आज का टॉपिक है हमारा हिंदी वेबिनार का, वे है कैसे हम जो ये प्रेजेंटेशन होती है केस प्रेजेंटेशन से हम मेडिसिन का जो स्टडी है वो किस तरह से हम आगे उसको प्रेजेंट करते हैं। ये टॉपिक आज डॉक्टर रक्षा का है। डॉक्टर रक्षा, आज आपका सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद डॉक्टर नेहा आपको फॉर द लवली इंट्रोडक्शन, एंड थैंक यू डॉक्टर श्यानी सर, डॉक्टर बॉब सर, डॉक्टर धनेश सर को भी, और डॉक्टर साजी कुडिया सर को। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और ये जो सेशन ऑलरेडी इंग्लिश में भी लिया गया था, तब डॉक्टर श्यानी सर ने कहा था और हमारी बात हुई थी जब इंग्लिश सेशन स्टार्ट किए थे, तो सर श्यानी सर का कॉल आया, मुझे ये सेम सेशन हिंदी में चाहिए। एंड आई वाज लाइक, नहीं सर, हिंदी में मैंने कभी लिया नहीं है, आई एम नॉट सो कंफर्टेबल। तो सर बोले, अरे क्यों नहीं, हो जाएगा आपसे। मैं कहा, आई एम कॉन्वेंट एजुकेशन। सर सेड, आई एम जेवियर्स। आई सेड, आई एम फ्रॉम कॉन्वेंट, मैं कॉन्वेंट से हूँ। बोलते, मैं बोला सर आई ट्राई, और कुछ मिस्टेक होगा। बोलते आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप स्टार्ट कीजिए और हो जाएगा। एंड ही मोटिवेटेड मी। थैंक यू सो मच श्यानी सर। और एक यहाँ पे स्टूडेंट्स भी है, तो एक बात कहना चाहेंगे कि 3 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, सिर्फ 3 विशेषताएं होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स में पाई जाती है। वो विशेषताएं है, फर्स्ट की विनम्रता, नम्रता। सेकंड, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, कुछ जानने की, कुछ समझने की जो है क्षमता उनमें रहती है जब ये जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी होती है तब। और थर्ड बात ये है, सर्विट्यूड, सेवा। जो भी आपने सीखा है वो लोगों को पहुंचाना है। ये एक माध्यम है। और 3 भाषा में, अभी हिंदी, उसके बाद होगा इंग्लिश, फिर होगा मलयालम भाषा में, 3 भाषा में IFPH करते हैं ये। और डेली डेली लर्निंग होता है, और लोगों को जोड़ना, इकट्ठा करना, स्पीकर्स लाना, ये तो जो है प्रेजेंट करते, लेकिन उसके पीछे, जो पर्दे के पीछे का जो एफर्ट है, हैट्स ऑफ, मानना पड़ेगा। और सर का, शानी सर इतने हेक्टिक शेड्यूल में खुद फोन किए, बोले मैडम आपको लेना, अभी भी फोन किए, 7:25 को आपका सेशन स्टार्ट होगा मैडम, खुद से फोन करते। ये हम्बलनेस, ये विनम्रता श्यानी सर। इतने हेक्टिक शेड्यूल, उनके पापा हेड ट्रांसमिशन का करते हैं, कितने हेक्टिक शेड्यूल में भी खुद से फोन करना और विनम्रता, ये जो है श्यानी सर से सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच सर। So we begin with our session. I hereby share my PPT.
मैं पीपीटी स्क्रीन यस, हाँ जी मैम, दिख रहा है। ऑडिबल विजिबल बोथ मेरे बहनों। So with the blessings of Almighty Lord, we begin the session for the day. और आज इतना मैम auspicious मैम एक मिनट, मैम अपना स्क्रीन दोबारा शेयर करिए। एक बार 1 मिनट को आई थी, फिर गायब हो गई पीपीटी। है, तो एनलार्ज करना है स्क्रीन को। नहीं, एक्चुअली अभी पीपीटी नहीं दिख रहा है ओके, जी। अगेन एक मिनट हम now is it seen? हाँ जी मैम, अब दिख रहा है। Okay. So with the blessings of Almighty Lord, we begin the session for the day. और आज का तो इतना ऑस्पिशियस डे है, जो धनतेरस के दिन आज जो है धनवंतरी जी की पूजा होती है, गॉडेस ऑफ हेल्थ। और साथ में जो है हमारे दिवाली धनतेरस धन की पूजा होती है, तो लक्ष्मी माँ साथ में जो है सरस्वती माँ का भी समावेश। तो आज के दिन भी जो है सेशन हो रहा है, तो तीनों भगवान का समावेश आज हुआ है और सच में बहुत ही ऑस्पिशियस डे है हमारे लिए। This is the activity which we conduct. I am associated with Magle State Doctor Association और मीना मगनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू हम कैंप सेमिनार भी ऑर्गेनाइज करते हैं। यह है आज का पोस्टर और टॉपिक है औषधियों के विभिन्न पहलुओं के प्रेजेंटेशन और अध्ययन द्वारा समझना। अपने होम्योपैथी के देव डॉक्टर सैमुअल हनीमैन सर को हमारा नमस्कार। आज उनके ही माध्यम से हम लोगों को ठीक कर सकते हैं और उन्होंने ये होम्योपैथी का जो ज्ञान हमें दिया है, उसके माध्यम से ही हम लोगों को ठीक कर सकते हैं और हम लोगों को हील कर सकते हैं। तो सेशन ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कभी भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सेशन रिलेटेड विदाउट सेशन रिलेटेड भी कोई क्वेरी रहेगी तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर यानी सर, Shaji Kudiat sir, Dr. Ganesh sir, Dr. Bob sir from Malaysia, and all the teams and to all the delegates joining in. Thank you so much. The slides are in Hindi. Slides are in English, but the presentation is in Hindi. Okay, so जो English स्लाइड के थ्रू पढ़ सकते हैं और हम हिंदी में बताएंगे। तो 49 वर्षीय महिला चिंता और घबराहट की मुख्य शिकायत के साथ आती है। घबराहट, धड़कन आमतौर पर सुबह के समय रहती है। एंड ये महिला सिविल सर्विस की पढ़ाई कर रही थी, गोल्ड मेडलिस्ट, एमए इन हिस्ट्री, और लेकिन पति ने उन्हें आगे पढ़ने नहीं दिया, तो उन्होंने है आगे एमए इन गोल्ड मेडलिस्ट के बाद भी उनको पढ़ना था, लेकिन पति और इन लॉ जो थे उन्होंने पढ़ने नहीं दिया। और जो है उनका कैसे जो है लाइफ का स्टेजेस, जो स्टेजेस से उनको गुजरना पड़ा, वो हम इस केस द्वारा समझेंगे। और जो है उनके साथ में क्या बीती है, उनके साइके पे क्या बीती है, ये हम केस द्वारा समझेंगे। तो गर्भपात हुआ था उनको और पहला अपराध बोध लग रहा उन्हें, अभी भी वो दर्द होता है उस बात को सोच के। अब ऐसा क्या हुआ था और गर्भपात क्यों हुआ, वो हम देखेंगे उनके लाइफ में। तो उनके जो पति है वो बाइपोलर डिजीज के शिकार है, तो उनको ये रोग है, तो उनको हमेशा मूड स्विंग्स होता था। उस बात को सोच के वो जो महिला, उनके ऊपर भी बहुत साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता था। तो
जो है पति का शादी के पहले अफेयर था और इनको पता चला था, उनके पापा को, इनको। तो उनके पापा ने जो है उनके ससुर को, पेशेंट के ससुर को लेटर लिखा और जो है उनको बताया कि क्या आपके बेटे को ऐसा कुछ है क्या, तो फिर हमको सोचना पड़ेगा शादी को लेकर। इन टर्न इनके जो है ससुर ने बहुत ही बुरा पत्र लिखा पेशेंट के पापा को, बोलते हुए कि आप ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं मेरे बेटे पे, आपने जो किया और बोला है वो बिल्कुल गलत है, और जो है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहुत कुछ लेटर में उन्होंने जो पेशेंट के पापा है उनको लिखा, तो उनको झटका लगा और जो है उनको दिल का दौरा पड़ा। तो जो है दिल के दौरे के बाद फिर उनको जो है एंजियोग्राफी फॉलोड बाय बाईपास सर्जरी करानी पड़ी। तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ और 3 मंथ्स कोमा में, 3 मंथ्स कोमा में होने के बाद जो है पेशेंट ने 14 दिन तक दिन रात जाप किया, प्रेस किए, पापा को ठीक हो जाए, पापा को ठीक हो जाए। और इनके जाप, कहते हैं ना, दवा और दुआ दोनों लागू पड़ते हैं। तो उनके पापा जो है एकदम से ठीक हो गए थे और वो कोमा में से बाहर निकले। और जो है उनके पापा ने कहा कि मैं जिंदा होते हुए आप शादी कर लो, क्योंकि मेरा आगे क्या रहेगा मुझे नहीं मालूम, तो मैं चाहता हूँ मेरे जीते जी आप शादी कर लो। तो उन्होंने शादी किया पापा के कहने पे। इतना सब कुछ मालूम होते हुए भी कि पति का अफेयर है, होने वाले पति का अफेयर है, फिर भी उनको करना पड़ा, क्योंकि पापा ने कहा कि मेरे जीते जी शादी हो जाए तो बेहतर रहेगा। तो शादी तय हुई, पापा ने कहा मेरे जीते जी शादी हो जाए। ससुराल पक्ष में काफी दहेज मांगा। पहले ही दिन उनके साथ में दुष्व्यवहार हुआ और क्योंकि सास पहले उठे और पेशेंट बाद में उठे, इसलिए जो है उनको पति ने बिस्तर पे से घसीट लिया और घसीट के जो है उनको बात फेंका बिस्तर पे से। और माँ उठ गई है और तुम सोई हुई है, तुमको समझ में नहीं आता है। तो उनको पहले ही दिन से दुष्व्यवहार चालू हुआ और पति ने 1 महीने के लिए उनको मायके छोड़ दिए, अगर तुम यहीं रहना, तुमको वापस नहीं आना है, ठीक है। फिर जो है उनको समझा के बुझा के सब परिवार वालों ने समझाया और बोला कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप वापस चली जाओ। फिर वो वापस चले गए। और जो है पेशेंट अपनी सास के लिए कहते वो बहुत ही बुरे हैं, वो बहुत ही शातिर दिमाग के हैं, मुझे उनसे नफरत है। तो जो है पेशेंट का कहना ये है कि वो बहुत ही शातिर दिमाग के हैं और मुझे उनसे नफरत है। तो पति उनका जो है कोई नौकरी में कुछ भी ध्यान नहीं रहता था और जो है थोड़ा बहुत पैसा कमा के लाते थे, तो इनको जो है पूरा उसी में ही घर खर्चा करना था। तो अब घर खर्च कैसे करें, तो जो है उन्होंने ये तय किया कि मैं अब जो है ट्यूशन लूंगी। फिर ट्यूशन लेना शुरू किया उन्होंने और जो है ट्यूशन लिया उन्होंने। तो और सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुए और जो है उनका यूपीटी पॉजिटिव हो गया था पहले जो है प्रसव के वक्त। तभी उनका कोई ट्रीटमेंट ना कोई टेस्ट कराया था, क्योंकि पति के पास पैसे नहीं थे, ये भी कमाते नहीं थे। तो जो है अबॉर्ट हो गया और उसी का ही उनको गम था कि मैंने जो है ध्यान किया रहता था तो आज बच्चा रहता था। और वो उनको बहुत ही दुख होता है कि मैंने जो है अपने बच्चे को मैं बचा नहीं पाई। वो एकदम से जो है कुछ टेस्ट नहीं कर पाए, इसके लिए उनका गर्भपात अबॉर्शन हो गया।
अब सेकेंड टाइम जब प्रेग्नेंट हुए तो वो घर से भाग निकले 7 मंथ में, और पापा के घर आए। पापा के घर पे ही आते ही वो बेहोश हो गए, इतना अनेमिक, क्योंकि पैसे ही नहीं थे कि वो गोली खा सके, कुछ अच्छा खाना खा सके, बच्चे का सेहत के ऊपर बहुत असर ना हो, तो वो भाग के आ गए थे। और डिलीवरी तक पापा के घर में आराम किया। डिलीवरी होने के दूसरे दिन बाद उनके पति ने उनको मारा, क्योंकि सास और उनकी मम्मा, उनका झगड़ा हो गया था। अब पेशेंट ने कहा कि मेरे पति वो खुद बाइपोलर डिजीज के शिकार है, तो उनको जो है बाइपोलर की शिकायत है, तो मैं ऐसी हालत में मेरे पति को कैसे छोड़ सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए इस रिश्ते को मैं निभाऊंगी, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। अब इतना सब हो जाने के बाद में कोई भी सोचेगा छोड़ देते हैं, इतना सब सहन करना, आवाज देते हैं, लेकिन वो सहन करते हैं। और उन्होंने बोला कि आखिर मेरे पति भी तो बीमार है, तो मैं जो है इनको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो जो है मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है, मैं हमेशा से मेरा स्वभाव ये रहा है कि जो भी मुसीबत जो भी आई है उसका डट के सामना करना। और जो है मैं ऐसी हालत में, मेरे पति कभी तो मेरे साथ में अच्छे थे ही, ऐसा नहीं है, और वो खुद भी जो है पीड़ा में है, उनको भी जो है बाइपोलर की शिकायत है, कभी कभी मूड स्विंग्स भी होते हैं। लेकिन ऐसी हालत में मैं उनको जो है छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं उनकी ताकत से घबराती हूँ। मेरे पति बहुत कंजूस है, अब पैसे भी नहीं देते हैं मुझे, ट्यूशन लेके डायपर पहना था बच्चे को, इतना तक जो है मैंने किया अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चे को सब सुख सुविधा देने के लिए मैंने जो है ट्यूशन किया। उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था, शादी के पहले भी अफेयर था। उनको तो इतना तक था कि मेरे उनकी शादी करा दी, और जो है मुझे बहुत मारते थे। मैं बहुत सोचा कि मैं भाग जाऊं, लेकिन पापा ने कहा नहीं बेटा, तुम्हें निभाना है, तुम्हें इनके साथ में निभाना है, अब जो भी है, क्योंकि समाज है, स्टेटस है, और दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो आपको वहीं रहना है। आप जो है यहाँ से आना मत, आपके पति है वो आपको जो है निभाना है, और मेरी भी तबीयत बराबर नहीं रहती है, कल को कुछ हो ना जाए। मेरे जीते जी शादी कर लिया, अब मेरे जीते जी ये रिश्ते को भी निभाओ। और उनको बहुत मन करता था कि छोड़ के आ जाऊं, लेकिन फिर पापा का देख के, बच्चे का देख के उन्होंने मन नहीं किया उनका। और जो है लेटर उन्होंने अपने फैमिली के पास में ही पूना में ट्रांसफर ले लिया। इतना तक कहते हैं कि पति ने मुझे जो है बहुत ही संभाला था सेकेंड प्रेगनेंसी के वक्त, मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूँ। प्रसव के दूसरे दिन पति ने उन्हें मारा भी था, साथ में झगड़ा हो गया था, और माँ में भी झगड़ा हो गया था। पति कहते हैं ऐसे, पेशेंट कहते हैं ऐसे व्यक्ति नहीं हो हूँ वो ठीक नहीं है, मेरे पति बाइपोलर बीमारी से पीड़ित है, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ उन्हें, मैं रिश्ते को नहीं छोड़ूंगी। पति पैसे नहीं देते, ट्यूशन करके बच्चे के डायपर के पैसे जमा किए, पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चला, पेशेंट ने आत्महत्या करना भी चाहा, लेकिन अपने बच्ची का देख के उन्होंने जो है वो डिसीजन नहीं लिया, और पति को छोड़ना भी चाहा। लेटर हम लोग पुणे शिफ्ट हो गए। मेरी दूसरी गर्भपात के दौरान पति ने मुझे बहुत लाड़ प्यार दिया, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। तो ये केस था। एनीबॉडी, कोई रेमेडी आपको जो है बतानी है तो बताइएगा, ओके। और हमेशा ऐसा होता है कि हम जब केस लेते हैं, पेशेंट ने ये बोला तो उसका ये रूब्रिक कन्वर्जन होगा, पेशेंट का ये वर्णन है, वर्जन,
उसका ये रूब्रिक करना, डायरेक्ट पेशेंट के वर्जन को रूब्रिक कन्वर्जन। पेशेंट जो बोलता है इसके पीछे भावार्थ, उसके भाव को समझना है, तो उस भाव को समझ के रूब्रिक्स को पिकअप करना है। तो बहुत सारे रूब्रिक्स लेते हैं, फिर कंफ्यूजन में आ जाते हैं स्टूडेंट। तो जो भाव है उसके पीछे जो रूब्रिक वो उठाने हैं, और उसी का ही रेपेटोरियल चार्ट बनाता है। तो कम्युनिकेशन चार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो एलिमेंट ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, जब हम बोलते हैं तो देखो कितना वेटेज दिया है, सिर्फ 7% बोल वेटेज दिया हुआ है। 38% वॉइस मॉड्यूलेशन, टोन, पिच। ये काम कर लो, आपको कहा ना ये काम करने समझ में नहीं आता है, सीधा टोन। अब जरा हमें ये काम करके देंगे, सीधा टोन। 38% टोन, 55% is body language and gesture. So when I say that, लॉक हम हो जाता कहते हैं, है, ऑफ ऑन करके रखते हैं। हम जब कहते हैं कि 55% बॉडी लैंग्वेज, आपको समझ में नहीं आता है ये काम करना है, सी द आईज, सी द टोन, सी द वर्ड्स, वर्ड्स के पीछे के भावार्थ को समझना है। लेकिन हम 7% स्पोकन वर्ड्स को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। उसने मुझे ये बोला, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसके भाव, उसके टोन, उसके पिच, जैसा म्यूजिक होता है, सारेगामा पधनी सा, सुर ताल सरगम, वो सब देखते हैं। जब हमको बहुत ही कोई भी गाना जो अपने बहुत प्रिय रहता है, उसका ताल, उसका पिच, वो जो है उनका बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स भी देखते हैं। जो गाने वाले लोग रहते हैं जिन्होंने विजुअलाइज पिक्चराइजेशन किया है, तो हम वो सब देखते हैं। लेकिन नॉर्मल, जब हम नॉर्मल लाइफ में हम कहते हैं 7% को कितना वेटेज देते हैं, जबकि बोल से ज्यादा भाव इम्पोर्टेंट है। जब मैं फर्स्ट अपना BHMS कंप्लीट करके मेरे मेंटर के क्लिनिक में गई, उन्होंने कहा आपको पता है कि होम्योपैथी जो है फीलिंग्स और इमोशंस, भाव को समझती है। एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी कि जो भाव और फीलिंग्स को समझने वाले होम्योपैथी से हम जुड़े हैं, और ये भगवान की देन है हम। और जो है आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, आप दूसरे जो है भी पैथी लेंगे, 5-10 मैक्सिमम 15 to 30 मिनट लेते। अब होम्योपैथी जो है जीवन को बदलते, ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने लाइफ को। तो जो है भाव को समझना है, और लेकिन हम जो है रिवर्स करते हैं, हम 7% जो है उनको वेटेज देते हैं। 7% को नहीं, लेकिन उनके भाव को समझना है। तो रेमेडी यहाँ दी गई है 200 पोटेंसी सिंगल डोज में दी, और उनको 15 दिन बाद बुलाया गया। पेशेंट को अच्छा लगा, फिर उन्हें एसएल प्लेसिबो पे रखा गया था, और उनको कहा था कि अगले महीने आइए। लेटर उनको फिर से पता चला कि इनका कोई अफेयर है फ्रेंड के साथ, तो उन्होंने जो है तभी भी घर छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वापस आ गए अपने बच्चे का छोड़ के। और उनको विचार 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 आते थे, वो उस विचार को बंद ही नहीं कर सकते थे कि मेरे पति को जो है अफेयर है, तो जो है बेहतर है कि मैं खुद को जो है पत्थर से मार डालूं, या खुद को मार डालूं, या उसको मार डालूं, लेकिन कुछ करूं। तो इस जो है पापा को यहाँ पे अटैक भी आया था वापिस, तो उनको जो है वापिस से डोज रिपीट करना पड़ा। ठीक है। और योर हायर सेल्फ नोज द वे, मतलब ईश्वर को पता है, और आपकी अंतर आत्मा को पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, उसको गाइड बनाओ। जैसे सानी सर है यहाँ पे अपने मेंटर है, तो जो है उनको अपने गाइड बनाओ, और वो हमेशा से ही गाइड करते हैं। कभी भी इतने मेंटर्स को मैं तो संपर्क में हूँ, लेकिन मैंने जो है इतना हम्बलनेस यानी सर में देखा है कि फोन करते सेकेंड रिंग में सर उठा लेते हैं फोन, इतना हम्बलनेस, इतना विनम्र है। और वो भी जो है इतने बिजी हेक्टिक शेड्यूल में भी सर को दिखाते हैं, या तो दूसरे जो है उनको असिस्टेंट के थ्रू
करूँ, लेकिन सियानी सर खुद उठाते फोन और बोलते मैडम आपका 725 को 725 को मैं स्टार्ट करूंगा। आज भी उन्होंने खुद सामने से फोन किया है। तो जो है अपनी अंतरात्मा, ईश्वर और गुरु, ये तीन जन जो है आपको गाइड करने वाले, खाली आपको जो है माध्यम उनके थ्रू सीखना है। और उसके लिए विनम्रता और जो है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, इंक्विजिटिवनेस का होना बहुत जरूरी है। और दूसरा सेवा, सर्विट्यूड, जो हमने सीखा है वो हम लोगों में बांटेंगे। तो एनीबॉडी, मैं एनालिसिस देती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि आपको जो है इसमें क्या रेमेडी करनी है, ठीक है? तो एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, ये जो लेडी है उन्होंने बहुत कुछ सहन किया है अपने शादी के दरमियान, और फिर भी जो है अपने पति को छोड़ना नहीं, इस रिश्ते को निभाना है, उसको जो है निभाते चले आना है। पापा के कहने पे उन्होंने शादी भी किया, लेकिन आज इनके जगह पे कोई और रहता था, बोलते छोड़ो यार, ऐसे पति के साथ क्या जीना, इससे अच्छा छोड़ दो इस रिश्ते को। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इतना पेशेंस रखा उन्होंने, और जो है उनको इतना केयर दिया। उनके हस्बैंड ने उनके साथ में दुष्व्यवहार भी किया, इतना तक कि ये पूरा केस डोमेस्टिक वायलेंस का है, फिर भी उन्होंने जो है उनके साथ निभाया है। और इतने केपेबल, MA गोल्ड मेडलिस्ट इन हिस्ट्री होने के बावजूद भी जो है उन्होंने घर पे ही ट्यूशन लिया, कोई जॉब वगैरह नहीं, लेकिन वो भी अपना घर संभालने के लिए, क्योंकि इनके पति ने तो मना किया था ना, स्टडीज तक मना किया था कि आगे नहीं पढ़ोगे अब, तो भी उन्होंने जो है मान लिया वो बात को, पापा का कहना भी मान लिया, और खुद को जो है दोषी ठहराते हैं, जबकि पति नहीं कमाते थे और उनको जो है पैसे नहीं थे फर्स्ट प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन उसमें भी वो खुद को दोषी मानते और उसके लिए बहुत पछतावा भी करते थे। तो एनीबॉडी, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, डॉक्टर नेहा, एनीबॉडी वांट्स टू शेयर द एनालिसिस इवैल्यूएशन, आप लोग को क्या रेमेडी लगी? So, is anyone, am I audible? Yeah, audible, madam, audible. Yeah. So anybody would like to share their views in regards to this case? इस केस के विषय में आपको कुछ कहना है? कोई रेमेडी आपके मन में है? कोई जवाब तो नहीं आया है मैडम, आप आगे कंटिन्यू कीजिए, कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो आई कंटिन्यू। आप टाइप कर सकते हैं, जो लोग हैं तो जो अगर कोई दवा दूसरी आ रही हो तो अपने इस पर टाइप कीजिए। ओके, तो ये केस है सिंपल स्टेपिसेग्रिया का, और जो है उन्होंने इतना गुस्सा अंदर दबा के रखा है क्यों सोसाइटी को लेके, स्टेपिसेग्रिया बहुत ही डिग्निफाइड पर्सनालिटी रहती है, तो उनको डिग्निटी और ऑनर, उनका सम्मान, उनकी इज्जत जो है सोसाइटी में बनी रहे, और सोसाइटी ने जो इमेज उनके लिए बना है उस इमेज को उनको मेंटेन करना है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम मोर्टिफिकेशन, मोर्टिफिकेशन वर्ड मोर्टिफाई से आया है, जैसे डेड बॉडी तो जो है हम मर जाने के बाद में जो सड़ जाती है और उसमें बास आता है, तो दैट इज मोर्टिफाई। तो मोर्टिफिकेशन, इंडिग्नेशन, जहाँ पे बेइज्जती होती है, और एक एग्जाम्पल है सेग्रिया को अच्छे से समझने के लिए कि बॉस ने मेरी गलती ना होने के बावजूद भी बॉस ने मुझे चिल्लाया, तो मेरी गलती नहीं थी फिर भी बॉस ने मुझे चिल्लाया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, तो इतना मुझे जो है इंसल्टेड फील लगा, इतना जो है जीते जी मैं तो जैसे मर गया, मोटिफाई हो गया, विच
she kept her anger within. इतना अंदर जो है गुस्सा है, इतना मन भी किया कि मैं छोड़ दूं, चली भी गई, लेकिन मन जो है वापस अपने बच्चे के लिए, अपने पापा ने बोला है तो पापा ने कहा है कि बेटा रिश्ता निभाना, और उनको खुद को भी ये दया आ गई, दया आ गई कि मेरा पति खुद इतना जो है बीमार है, बाइपोलर का पीड़ित है, तो उनको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती। एंड इतना, इट वॉज जस्ट लाइक किलिंग, अगर आप स्लाइड देखते हैं तो किलिंग, मर जाना जैसा हाल, इतना बुरा लगा मुझे। हर्सेल्फ विद अ फीलिंग ऑफ इंडिग्नेशन, इतना बेइज्जती हुई है मेरी, इसने इमोशंस को जकेड़ के रखा है, सप्रेस करके रखा है। तो रूब्रिक है इमोशन सप्रेस, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस, टिमिडिटी, इतना सब हो गया, छोड़ दो ना फिर, छोड़ दो, छोड़ते क्यों नहीं है, लेकिन वो जो है हिम्मत नहीं है, टिमिडिटी, ओके, वो जो है कायर है, अब बहादुर नहीं है, बहादुर, और उसके जगह पे कोई और रहता था तो छोड़ देता था। एमए गोल्ड मेडलिस्ट लिटरेचर में सब में है, तो जो है उनको क्या प्रॉब्लम है, किधर भी जॉब मिल सकते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद जो है वो जो है इनके साथ में रिश्ते निभाते हैं। तो कोई और रहता था तो क्या बोल रहा था, छोड़, मुझे नहीं जो है तुम्हारे साथ रिश्ता निभाना, लेकिन फिर भी वो निभाते आए। और आर्ग्यूइंग, नॉट आर्ग्यूइंग, आर्ग्यू नहीं करते, क्योंकि मैं जो है ये लेवल पे डिग्निटी है, मैं ये लेवल पे नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे लेवल पे आर्ग्यू नहीं कर सकती, मेरा एक लेवल है, मेरा डिग्निटी, तो मेरी इज्जत जो है उसको धजिया उड़ी है, इंसल्ट किया है बॉस ने, वो जो है मैंने मेंटेन किया, इतने सालों तक मैंने मेंटेन किया है, तो उसको जो है मैं नीचे गिरा नहीं सकती। ये स्टेफिस एग्रिया है, स्टेफिस एग्रिया डिग्निटी और उनका जो है फीलिंग्स और सेंसिटिव टू द फीलिंग्स, उनका जो है एकदम सेंसिटिव पर्सनालिटी है, और स्टेफिस एग्रिया सोसाइटी पर्सन है। Yes, Dr. Yes, Steffi Segria is very good when it comes to insult. But sir, डॉक्टर राम, हम एक ही जो है इंसल्ट के बेसिस पे नहीं लेते हैं, हम पूरा टोटलिटी और क्रक्स, ये एग्जांपल दिया है आपको समझाने के लिए, लेकिन कोई भी केस रहता है पूरा टोटलिटी और क्रक्स भी देखना साथ में। यस, इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड स्टेफिस एग्रिया इंसल्ट, बट कोई भी केस आप लेते हैं तो पूरा केस को आप समझना और उसके बेसिस पे स्टेफिस एग्रिया डिस्क्राइब करना। थैंक यू सो मच सर। गर्ल नीडेड, उनको जो है अपने अंदर जो भी गुस्सा है उनको बाहर निकालना था, लेकिन वो सप्रेस करते, किसके लिए, सोसाइटी के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि स्टेफी सेग्रा को गुस्सा नहीं आता, आता है, लेकिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल रूब्रिक है, एंगर पुशेस द टेबल अवे, वो टेबल को धक्का मारते हैं। जब गुस्सा आता है ना तो इंसान बोल देता है दूसरे व्यक्ति को, ये लोग गुस्सा जो है टेबल के ऊपर निकालते, पुशेस द टेबल अवे। और वो भी क्यों, सोसाइटी में अपना जो है डिग्निटी मेंटेन करता है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और विनम्रता से बात करते हैं, यील्डिंग, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा हम करेंगे, सर्वाइल होते हैं, आर्ग्यू नहीं करेंगे, क्योंकि उनका लेवल ये है और उस लेवल से नीचे नहीं जाना है मुझे। ये जो है स्टेफी सेग्रिया का कोर है। और जब उनको ये दिया स्टेफी सेग्रिया मेडिसिन, तो उनमें हिम्मत आई और उन्होंने अपने पति को बोला कि आपका जो व्यवहार जो है मुझे नहीं जम रहा है, मैं आपके साथ में रिश्ता निभाती हूँ, लेकिन प्लीज आप भी थोड़ा जो है समझिए, मैं भी समझती हूँ आपको, और दोनों साथ में मिलके हम रिश्ता निभाएंगे। और इनहिबिटिंग अंदर ही अंदर जकड़ के जो रखा है ना, और रिजर्व डिस्प्लेजर, अब रिजर्व को कैसे समझेंगे, रिजर्व डिस्प्लेजर जमा करना, इकट्ठा करना। जब हम होटल में जाते हैं तब भी बोले रिजर्व करो, मेरे टेबल मेरे लिए जमा करके रखना और रिजर्व करके रखो। और दूसरा एक रिजर्वोयर का रिजर्व, जब जमा करके रखते, पानी जो है टंकी जमा करके रखते,
फूड ग्रेन्स जमा करके रखते हैं, है ना। तो जो है गुस्सा को जमा करके रखते हैं, ऐसा। तो जो है स्टेपिसेग्रिया का ये तकलीफ है। तो रूब्रिक है arguing, not arguing, ailments from domination in children, और always maintain a reputed job। ठीक है, उनको अपना रेपुटेशन जो है निभाना है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम, इमोशनल, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स दोनों को लेना है, ये डॉक्टर। और उसको करेज मिला और फिर जो है उन्होंने वेंट आउट किया। तो रूब्रिक्स अगर आप देखेंगे तो abuse aggravates elements from, give up relationship does not, ये कंप्लीट रेपर्टरी में सेम टू सेम स्टॉलवर्ट्स ने लिखा है और ये केस में भी सेम है ना। एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, ह्यूमिलिएशन, मर्फी रेपर्टरी में abuse elements from the domination, humiliation, फिर domination by others, elements from the abuse, complete miliary themes, then mind humiliation, elements from aggravate, complete repertory, dullness in the body, ये सब केस में है। देखिए कंप्लीट रेपर्टरी में विथ एविडेंस क्या होता है कि कोई भी केस प्रेजेंट करते हैं तो उनके साथ में मटीरियल मेडिका और रेपर्टरी को एविडेंस में रखना बहुत जरूरी है। अरे मुझे ऐसा लगा, इसके लिए मैंने वो मेडिसिन दिया, लगा आपको लगा, पर सामने जो है जिसको आप कन्वे करना चाहते हैं कि मैंने ये रेमेडी ये मेडिसिन दिया है, उनको कैसे पता चलेगा। तो हमेशा अपना जो भी केस है उसका कोरिलेशन रेपर्टरी और मटीरियल मेडिका के साथ करना बहुत जरूरी है। अभी एडवांस लर्निंग में याकीर थ्योरी जो इजराइल से है, उनका प्लांट एवोल्यूशन में जो है ये चार्ट है। उन्होंने रेनिनकुलेशिए फैमिली से बिलोंग करता है स्टेपिसेग्रिया। तो स्कूल एज और एडोलेसेंस, ये एरिक्सन साइकोलॉजी के स्टेजेस है। एरिक्सन साइकोलॉजी और ये साइड आपका जो है रेनिनकुलेशिए और जो है स्कूल एज और एडोलेसेंस में फर्स्ट सब क्लास से बिलोंग करता है। फर्स्ट सब क्लास बिफोर सेपरेशन, इनको दुनियादारी नहीं मालूम। बिफोर सेपरेशन जो है वो भगवान से जुड़े हुए हैं ये लोग, तो वो बोल नहीं पा रहे हैं, इतना हो रहा है तो फिर भी रिलेशनशिप निभा रहे हो, तो वो बोल नहीं पा रहे। दिस इज याकीर थ्योरी। याकीर मैडम इज फ्रॉम इजराइल एंड उन्होंने ये चार्ट बनाया है। तो जो है ये बहुत ही वास्ट है और अपना समय को जो है साथ में रखते हुए मैं उनका जस्ट जिस्ट दे दिया है आपको। और जब आप कोई भी पर्सनल एवोल्यूशन मॉडल बाय महेश गांधी सर, डॉक्टर महेश गांधी सर ने ये बनाया, तो उन्होंने एक बुक लिखी है पर्सनल इवोल्यूशन मॉडल पे, तो रिप्रेजेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सल फिनोमिना। तो बच्चे से लेके जो है बुजुर्ग तक और डेथ तक का उनका स्टेजेस रहता है। तो जैसे हमने ये चार्ट में देखा एडोलेसेंट और अर्ली चाइल्डहुड एज, तो जो है उसमें स्कूल एज और एडोलेसेंस के वक्त मतलब उनका जो है अभी तक वो ब्रेन का विकास उतना तक ही हुआ, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे। तो कोई और रहता छोड़ देता था, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करता था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। ये शंकरन सर का चार्ट है। तो रेनिनकुलेशिए फैमिली का अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो उनको इंसल्टेड फील, एकदम हर्ट फील होता है और ऑफेंडेड फील करते हैं। तो वेरी टची, ये सब जो है ये केस में है अब्यूज, इंसल्टेड। तो जब आप रेमेडी देते हैं उसके बाद में भी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी बोलते हैं इसे, तो जो है ये रेमेडी देने के बाद भी जो है मैंने सब बुक्स में से भी रिफर किया है कि मैंने जो रेमेडी इनको दी है वो रेमेडी सही है या नहीं, ये मुझे समझना था। तो वेरियस सोर्स से मैंने पक्का कंफर्म कर लिया है कि ये जो पेशेंट है हैज टू बी नन अदर देन स्टेपिसेग्रिया। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कंफर्म, तो ये मैंने कंफर्म किया। अब आप सब लोग ने 3 Idiots मूवी, आई यूजुअली कोरिलेट माय सेशन विद मूवी सो दैट इट गेट्स इजियर टू अंडरस्टैंड। तो आपने ये मूवी देखा रहेगा, तो माधवन जो मैडी है
एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड सेपरेशन, 3 इडियट्स मूवी। इसमें ये जो चश्मा पहने हुए एक्टर है तो माधवन, ओके, तो उनके पापा ने उनको बोला था कि आपको इंजीनियरिंग लेना है। उनको जो है फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था। एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन हो गया, अब लेफ्ट हैंड सेपरेशन क्या है। तो जो है कई बार लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो मम्मी पापा बोलते नहीं, राइट हैंड से लिखने का, पूरी दुनिया राइट हैंड से लिखती है ना। अरे भाई, वो बच्चा लेफ्ट हैंड से लिखना दो। वो जो है उसका सेपरेशन करेंगे, उसको तकलीफ हो आगे चल के। तो ये जो है छुपके से फोटोग्राफी करता था माधवन। देन आमिर खान इज टेलिंग, वो बोल रहे हैं कि अरे वो फोटोग्राफी किया है तो उसको पोस्ट तो कर। और फिर बाद में उसके पापा ने भी समझा। और यूजुअली बच्चे लोग को पेरेंट्स लोग हमें क्या कहते हैं, ये मत कर, वो मत कर। नेगेटिव न बहुत चलता है, ठीक है। तो नेगेटिव न जो है, और ईईजी के रिपोर्ट्स के इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के अनुसार जब नेगेटिविटी बोलते तो एकदम फास्ट डिप्लीशन हुआ, पॉजिटिविटी में स्मूथ डिप्लीशन हुआ था। तो लेकिन जो है कितना सारे नेगेटिविटी से करते हैं। और उसमें भी जानी सर का एक बहुत अच्छा लगता है मुझे, मॉर्निंग जो है वो पोस्ट भेजते, तो गुड मॉर्निंग, और जो है उसमें सुविचार लिखते हैं। एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग फ्रॉम जेवियर, बट हैट्स ऑफ सर, आपका हिंदी बहुत ही अच्छा है। मैं भी पटना से भी, लेकिन आई ट्राई, और आई यूज ऑल लैंग्वेज ट्रांसलेटर एज वेल। तो जो है समझने के लिए, क्योंकि कई बार जो है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हिंदी होती है, तो आई यूज ऑल लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इवन आई ट्रांसलेटेड द केस थ्रू ऑल लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एंड ये जो है लेफ्ट brain function and right brain function. Left brain is your analytical, maths जिधर आता है ना, analytical, logical, language, science और maths, वो left brain. Right brain जो है आपका creativity, artistic. My right brain is prominent because I'm creative, artistic. So how to understand that right brain left-handed person? Okay, तो जब आप ऐसे ताली बजाए, अभी मेरा right hand is prominent, I use that right hand, तो right hand ऊपर आएगा। When it comes to left hand, तो left hand जो है ऐसे, जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन है, और क्रॉसिंग ओवर होता है एट द मेडुलरी ऑब्लोंगाटा जंक्शन। तो राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, तो जो राइट साइडेड करेगा तो लेफ्ट हैंडेड में सब उल्टा होएगा ये, ओके। तो जब लेफ्ट हैंडेड रहेगा तो उनका राइट साइड ब्रेन में जो है मैथ, और लेफ्ट में जो एनालिटिकल है, ठीक है। तो कोई डाउट, कोई क्वेरीज रहेगा तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। इन स्पाइट ऑफ being Dhanteras auspicious, all are busy with puja, you all have joined. Thank you, Shani sir, as well. I hereby stop sharing my screen. पीपीटी को हटा लीजिए मैडम। तो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, और आपने कहा कि हिंदी नहीं बोलने आता है, आप इतना अच्छा आपने हिंदी बोल रहे हैं। इंस्पिरेशन दिया है सर, आपने कहा था आपसे होगा। एंड क्या होता है ना, जब भी कोई स्पीकर को मिलेंगे उनमें कैपेबिलिटी होगी तब चुनते हैं, और आपने वो कैपेबिलिटी मुझ में देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और सच में जो है मुझे ये था कि हिंदी हाउ विल आई डू, बट आपने मुझे प्रेरित किया कि नहीं मैडम आप कर सकेंगे। और हेड्स ऑफ टू यू सर, आपसे बहुत कुछ सीखने मिला है लाइफ में। आपके जो है पॉजिटिव विचार और जो है हम्बलनेस, हेड्स ऑफ सर, सच में। हाँ मैडम, एक बात मैं बताना चाहूँगा। आपने कहा कि मैं हिंदी बेल्ट का हूँ, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य मेरे साथ में ये रहा कि मैं कभी हिंदी में पढ़ाई की नहीं। मेरी सारी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हुआ। लेकिन मुझे भी, जैसा कि आप बोल रहे हैं, एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है ना, टर्निंग पॉइंट। तो मैं हिंदी में लिखने के बाद भी एक लाइन भी नहीं लिख पाता था, सब कुछ प्रॉब्लम होता था मुझे। एक ने कहा, मेरे पिताजी एक मैगजीन निकालना शुरू किए थे, तो उसका नाम था होम्यो तरंग, है ना। तो होम्यो तरंग में एक उसका हिंदी एडिशन था, हिंदी में छपता था। उसमें एडिटोरियल वो लिखा करते थे। फिर बाद में उनकी तबीयत खराब रहने लगी तो मुझे कहा कि तुम भी लिखो, लेकिन मैं तो लिखने का उसमें नहीं था। तो मुझे उन्होंने काफ़ी डांटा कि तुमको हिंदी तो हिंदी के हो और हिंदी नहीं जानते हो। तो मैं उसको एक लिया।
दूसरा एक हमारे पास में पड़ोस में रहते थे, उन्होंने कहा कि अगर आप हिंदी नहीं पढ़े तो आप आगे कुछ बढ़ नहीं सकोगे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं हिंदी में सारा काम करूंगा। और आज आपने जो कहा कि मैं लिख रहा हूँ, तो ये सारा चीज जो है एक टर्निंग पॉइंट होता है। कोई मोटिवेट करता है तो वो होता है एक मोटिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी लाइफ के लिए। और चेंजिंग आता है, चेंज करना पॉसिबल है, बशर्ते कि आपने बहुत अच्छा कहा कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिविटी रहती है तो आप अपने में परिवर्तन ला सकते हैं। तो एक अच्छा आपने शब्द को छेड़ा है और विषय को लाया है। हम लोग समझते हैं कि हम लोग आज क्रिएटिविटी और जो पॉजिटिवनेस और एक आपके पास में एप्टीट्यूड्स लर्निंग का, ये सारे गुण जो हैं सो एक प्रैक्टिशनर के गुण होते हैं। और इस प्रैक्टिशनर को अगर आप ये नहीं होगा तो शायद आप केस को विटनेस नहीं कर पाएंगे, केस को समझ नहीं पाएंगे। किस एंगल से स्टेफिलोकोकस बहुत बड़ी दवा है, बहुत बड़ी दवा है। और ये इसका बहुत ज्यादा यूज भी होता है और मिसयूज भी होता है। तो यूज के और मिसयूज के बीच में इसलिए होता है कि हम लोग इसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। अब एक चर्चा मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा स्टेफिलोकोकस के विषय में। मैंने एक अध्ययन में देखा, करीब करीब बहुत सारे रिपोर्टेड हैं कि स्टेफिलोकोकस का जो पौधा होता है, अगर उसे अपने घर के पास में लगा दें तो आपको मच्छर नहीं काटेगा। तो मस्कीटो रिपेलेंट के रूप में इसके पौधे यूज किए जाते थे। तो किसी रिसर्चर ने इसका यूज करना शुरू किया और इसको मेडिसिन के रूप में क्लिनिकल ट्रायल किया, तो देखा कि ये बात सही है, इसमें मस्कीटो रिपेलेंट। अब ये फेनोमेना हम मेरे को बराबर दिमाग में आता है, एक रिपेलेंट, मैंने आपने अभी एक रिपेलेंट वर्ड भी यूज किया था, तो यहाँ पर मैं मस्कीटो रिपेलेंट से लेकर के ये पौधा को पास में जाएंगे तो इसके स्मेल से कोई भी मच्छर नहीं आते, तो मस्कीटो के लिए रिपेलेंट है। लेकिन ये अपना स्टेबिलिटी बनाए रहता है। तो उसी तरह से स्टेफिलोकोकस भी का जो आपने थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग दिया, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया है कि उसका एलिमेंट्स फ्रॉम दो, जबकि राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों के बीच में टकराव हो जाता है, तो ये एक निश्चित रूप से एक स्टेफिलोकोकस का केस बनता है। राइट ब्रेन और इसका एग्जाम्पल देकर के आपने बहुत ही इसको अच्छा से स्टेफिलोकोकस को समझाने का कोशिश किया है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत आशीर्वाद देता हूँ मैडम। आप इस चीज को अपने और भी केस के साथ में इसको अध्ययन करते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा ये रहेगा। और आपका रास्ता बहुत अच्छा चल रहा है और मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। नेहा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी लगता है। इतने बड़े दिन पे मुझे आशीर्वाद मिला है धनतेरस के दिन सर। और एक पॉइंट है हनीमून स्टेफिलोकोकस का। या वेडिड जो जिन्होंने शादी की है और उसके बाद में जो है उनको हनीमून के बाद में जो यूरिन इन्फेक्शन होता है, तो फिर स्टेफिलोकोकस इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर दैट। या ये भी एक बहुत बढ़िया आपने अति किया। वो एक इसके बहुत आयाम है, लोगों को पढ़ना चाहिए और एक आदत बनानी चाहिए कि मैथ्स मेडिका को नियमित रूप से पढ़ें। क्योंकि मेडिसिन आप जितना पढ़ेंगे, जितना बार पढ़ेंगे, मैं तो आज भी सवेरे में एक थोड़ा देर, पूरा समय नहीं मिलता है तो थोड़ा सा भी समय पढ़ने में देता हूँ। तो जीवन में कहते हैं कि अगर आपने ज्ञान का रास्ता बंद कर लिया तो आपका बुढ़ापा आ गया। तो मुझे बुक्स का आज पीडीएफ का जमाना है, लेकिन मुझे बुक्स रीड करने को बहुत अच्छा लगता है। पीडीएफ में हमारे एक सर थे मेंटर, बोलते हैं आप मत पढ़ो, बुक से पढ़ो। बोलते हो जो है मोबाइल स्क्रीन में, इससे आई लाइक एक्चुअली रीडिंग। बुक रीडिंग्स का अगर आज मेरे लिए भी एक लगता है कि गॉड गिफ्ट रहा कि बचपन से मुझे लाइब्रेरी में किताबों से खेलने का अवसर मिला। मेरे पिताजी जहाँ रहते थे और जिस डिपार्टमेंट में काम भी करते थे वो उनके अंडर में लाइब्रेरी थी, तो मेरे लिए बड़ा फ्रीडम था। तो मैं लाइब्रेरी के किताब को छोटे बच्चे के रूप में लाइब्रेरी के किताब को तोड़ता था, पढ़ता था, कभी इधर उधर फेंक देता था, मिसप्लेस करता था। और इसी के क्रम में मुझे उसके पन्ने पे पलटने पड़ गए। तो यह आदत आज भी मेरे अंदर में बना हुआ है। आप मेरे बेडरूम में देखेंगे, मेरे क्लिनिक में देखेंगे,
जहां भी देखेंगे मेरे घर में किताब ही किताब आपको नजर आएगा। एक है, थोड़ा सा आदत बनी रहे और आप जो अपने अपने लाइफ में एजिंग प्रोसेस आपका जरूर से कम होगा, है ना। ये सर आपने ये टर्निंग पॉइंट जो बोला है, तो आई हैव co-authored 2 बुक्स। वो टर्निंग पॉइंट के पैसे याद आया, उस एक बुक का नाम भी द रोड टेकिन है। एक बुक और है मैडम, टर्निंग पॉइंट के नाम फ्रिज कापरा का, आपने उसको भी देखिएगा, बहुत बढ़िया किताब है। फ्रिज कापरा का किताब है टर्निंग पॉइंट। और ये मुझे डॉक्टर महेंद्र सिंह जो हम लोग के कलकत्ता के हैं, उन्होंने मुझे बोला कि तुम इसको पढ़ो और लाइफ में चेंज लाओगे तो तुमको टर्निंग पॉइंट का मिलेगा। तो मुझे कुछ आशीर्वाद रहा, बहुत बड़े बड़े लोगों का संगत मिलता रहा और उनके संपर्क में रह करके मुझे कुछ कुछ सीखते रहने का मौका। तो टर्निंग पॉइंट साथ में कैंप भी किया था पटना में। या पटना में या कैंप रेगुलर होता रहता है। अभी इधर थोड़ा सा मेरा हेल्थ का फैक्टर से अभी कम हो गया है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेहा कक्कर जी, आप कुछ बोल रही थी, लगता है हम लोग आपको इंटरप्ट कर दिए। हाँ, डॉक्टर अक्षय ठक्कर का बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, जो केस प्रेजेंटेशन के द्वारा मैम ने मेडिसिन के ऊपर डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहा। और आई गेस ये जितने बॉम्बे के डॉक्टर्स हैं, ये पूरी टीम है इनकी, डॉक्टर शेखर और डॉक्टर जैसे कि डॉक्टर जवाहर शाह हैं और डॉक्टर आलम खान की मेंटल्स के ऊपर इतना ज्यादा ये लोग फोकस करते हैं और कैसे मेंटल सिम्टम्स को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। क्योंकि हम बार बार कहते जरूर हैं कि हमें होम्योपैथी में मेंटल्स लेना बहुत जरूरी है, मेंटल पिक्चर लेना जरूरी है। हम कई बार सिम्टम्स तो ले लेते हैं, उनको रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना एक टास्क होता है। क्योंकि कई बार पेशेंट इस तरह के सिम्टम प्रेजेंट करता है, वो बोल भी नहीं रहा होता, हमें खुद ऑब्जर्व करने पड़ते हैं, और जो वो कह रहा होता है उसको भी एज अ रूब्रिक्स कन्वर्जन जो है, जैसे मैम ने भी एक्सप्लेन किया, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि हम कैसे उस सिम्टम को रूब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वही रूब्रिक से हमारी मेडिसिन निकलती है। और इस तरह की जो प्रैक्टिस है, आई गेस ये हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रैक्टिस है होम्योपैथी में, कि जहां आप मेंटल्स के बेस पे सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और उससे केस ठीक करें। और ये जो गाइडेंस आप लोगों से हमें मिलती है, ये बहुत ही कीमती है हमारे लिए। और आईएफपीएच का भी सौभाग्य है कि डॉक्टर अक्षा हमारे पास आई हैं। तो इस तरह से जो बॉम्बे के जितने भी सर डॉक्टर्स हैं, अगर हम उनको बुलाएं, वो मेंटल्स के ऊपर काफी अच्छा हमारा सेशन ले सकते हैं। मैंने डॉक्टर शेखर और भी मेरे फ्रेंड्स को तैयार कर रही हूँ, और ये तो हाँ जी। हमारी फैमिली है। इंग्लिश में भी लेती हूँ, तो शाजी कुड़िया सर, बॉक्सर, गणेश सर, सबसे पहचान है। और मैंने सेशन इंग्लिश में भी लिया है। दिस इज माय फर्स्ट हिंदी सेशन इन आईएफपीएच। आई विल बी फर्स्ट है या सेकंड है मैडम? मुझे तो लगता है सेकंड है। दिस इज फर्स्ट। और जो है ये अपना इंग्लिश में आई हैव टेकन, बट हिंदी इज फर्स्ट सर। थैंक यू तो सर। अगर इस तरह के मेंटल्स के ऊपर हमारे सेशन रहेंगे तो काफी इंफॉर्मेटिव और नई चीजें सीखने को हमें मिलेंगी। माइंड बॉडी रिलेशनशिप, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनुष्य और जानवर? एक सोचना पड़ेगा, मनुष्य और जानवर के बीच में क्या अंतर होता है। तो मनुष्य के अंदर में एक जो होता है मेंटल एबिलिटी, उसका हाईएस्ट होता है, और एनिमल में वो खाली ओबे कर सकता है, परसेप्शन जो होता है सर। परसेप्शन। हाँ जी। लेकिन उसके पास में एक उसका अप्लाइड माइंड नहीं होता है। और माइंड, इसलिए ह्यूमन माइंड, मैन को कहा गया है कि ये आपका जो है सो, और मैन इज गाइडेड बाय द माइंड। और फ्यूचरिस्टिक ह्यूमन बीइंग के कहते हैं, अभी हम लोग कहते हैं कि हम लोग होमो सैपियंस है ना। होमियो इरेक्टा कहते थे, होमियो इरेक्टा के बाद में हम लोग अब कहते हैं होमियो सैपियंस है। और होमियो सैपियंस के बाद में जो नया हम लोग का वर्जन आ रहा है, ह्यूमन बीइंग्स का वर्जन आ रहा है, तो उसको कहा जाता है कि होमो इंटेलेक्टा, है ना, होमो इंटेलेक्टा। क्योंकि इंटेलेक्ट का इतना ज्यादा है, पोटेंशियल है। और डॉक्टर हैनीमैन ने भी इंटेलेक्ट के ऊपर में इतना अच्छा मैसेज दिया। उनका मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस को अगर आप लोग पढ़ेंगे, और मैं सभी प्रेजेंट जो हैं यहाँ पर, और सभी को मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको ऑर्गेनन पढ़ने के पहले अगर मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस को आपने नहीं पढ़ा, तो होम्योपैथी को और माइंड के सिम्टम्स को समझने में दिक्कत होगी। डॉक्टर हैनीमैन ने अपने मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस का जो फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स
2 पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर जो मनुष्य का पदार्पण हुआ और जानवरों का पदार्पण हुआ, तो दोनों में बड़ा अंतर है। ईश्वर ने जो हमें जानवरों को यहाँ पर भेजा, तो वो उनके पास में सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म दिया, अपने सुरक्षा वो कर सकते थे, अपना भोजन वो लोग इकट्ठा कर सकते थे। जैसे कि एक गाय का बछड़ा है, अगर जब जन्म लेता है तो वो उसको माँ अपने छाती से स्तन में नहीं लगाती है, बल्कि वो बच्चा खुद खोज लेता है कि उसके पास में, क्योंकि ये इंस्टिंक्ट के रूप में उसका अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। एक मुर्गी का अंडा निकल कर आता है, तो बच्चे निकल करके आने के बाद में वो खुद अपना दाना चुन लेता है, उसके मुंह में कोई बच्चा नहीं डालता है। उसी तरह से बत्तख का जो बच्चे होते हैं, उसको पानी में तैरने के लिए दीजिएगा, तो जन्म लेते ही पानी में तैरना लगता है। लेकिन मनुष्य के साथ में क्या रहा? मनुष्य अगर जन्म लिया, ये मैं डॉक्टर हेनिमैन के लाइन में कहता हूँ, द मोस्ट हेल्पलेस क्रिएचर ऑन दिस प्लैनेट, मोस्ट हेल्पलेस प्लैनेट ऑन दिस प्लैनेट। क्यों? क्योंकि असहाय रूप में माँ अगर उसको छाती से दूध नहीं पिलाएगी तो दूध नहीं मिलेगा, अगर उसके देखभाल नहीं करेगी तो वहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको सर्वाइव। लेकिन कहते हैं यही मनुष्य जो कि जिसके अंदर में जो इंटेलेक्ट था, उसका इंटेलिजेंस था, वो एकदम ये था, डॉर्मेंट स्टेज में था, धीरे धीरे इतना इनहेंस कर जाता है, इतना इनहेंस कर जाता है कि आज सारा दुनिया को कैप्चर कर रहा है। वो चांद पर जा रहा है, बड़े बड़े अपने से बड़े बड़े जानवरों को अपने कब्जे में किया है। ये डॉक्टर हेनिमैन ने कहा, क्योंकि माइंड इज द रूलिंग फैक्टर, माइंड इज द रूलिंग फैक्टर। जानवर अपने माइंड को बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन मनुष्य जो आदमी है, जो मनुष्य, मैं कहता हूँ कि जो मनुष्य होकर के भी अपने इंटेलेक्ट को नहीं बढ़ा पाता है, नॉलेज को नहीं बढ़ा पाता है, तो वो क्या होता है, वो आपको वो एज गुड एज एनिमल है ना, एज गुड एज एनिमल कहते हैं। डॉक्टर हेनिमैन का भाषा कभी कभी बहुत तीखा लगता है, लेकिन हेनिमैन की भाषा में बहुत सच्ची कड़वी सच्चाई है। और उन्होंने कहा कि अगर आप अपने माइंड को, इंटेलेक्ट को नहीं डेवलप कर सकते तो आप में और जानवर में क्या अंतर है? सो यू मस्ट हैव द एनालिटिकल पावर, यू मस्ट हैव द पावर टू पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड एकोमोडेट एंड मॉडरेट। अगर बिना मॉडुलेट किए हुए अगर आप जिंदगी को चलाएंगे तो शायद आपका जिंदगी जो है सो स्टेबल नहीं रहेगा। मॉडुलेशंस और एडेप्टेबिलिटी, कहते हैं हाईएस्ट जो सर्वाइवल का जो है एस्पेक्ट क्या है, एडेप्टेबिलिटी। तो ये जिसकी लाठी उसकी भैंस का राज है हम लोग का, है ना। और जिसकी लाठी वो कहते हैं वही हुआ जिसका की एडेप्टेबिलिटी है, जो वातावरण के साथ, समय के साथ अपने आप को परिवर्तन कर लेता है, वही मनुष्य कहला सकता है। डॉक्टर नेहा जी, और कोई तो मैसेज नहीं है? मुझे नहीं लग रहा। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। यस, ये भी सही है, संगत से गुण होते हैं, संगत से जात। इसलिए संगत पाने के लिए हमेशा इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। ये हम लोग बहुत अच्छा संगत दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम लोगों का ये अच्छा संगत सबको को मिले और सबको ज्ञान मिले। और रक्षा ठक्कर जैसी मैडम आती हैं, हम लोगों को ज्ञान देती हैं। और अभी नेहा जी ने भी कहा कि बम्बई टीम जो है सो माइंड पर ये करता है, तो मैं चाहूँगा कि इसका मैसेज, वहाँ के लोग ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं। अगर ये आप नेहा जी का अगर ये है, तो वहाँ के लोग ज़्यादा ह्यूमन इंटेलेक्ट हो रहे हैं और हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं। तो इस रेस में थोड़ा सा आप लोग भी शामिल होइए, सब कोई आइए और आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो समय हम लोग का समाप्त हो चुका है नेहा जी, तो आप मैडम को थैंक्स करेंगे और डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर रक्षा, इतना वंडरफुल सेशन देने के लिए। और आगे भी आशा करते हैं कि इसी तरह के सेशंस आपके साथ रहेंगे और मेंटल्स के ऊपर स्पेसिफिकली विद केसेस हम आपसे केसेस और ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आज का हमारा हिंदी सेशन में यही था और अब इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर धनेश को। धन्यवाद।